गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज और आज अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो इससे पहले 37 प्रैक्टिस सेट बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पूरे हो चुके हैं। कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारा नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हमारी प्रीवियस जो 37 क्लास से उनको देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने जा रही है। चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है कि मुगल सम्राट अकबर के समय पर रेवाड़ी का शासक कौन था। पिछली क्लास में इसके बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर तो आप सभी बता देंगे कि भाई अकबर के समय पर रेवाड़ी का शासक कौन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, ध्यान रखेंगे। अब बात यह आती है, आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं। मेरे भाई हर्षवर्धन का नाम तो सभी ने सुना होगा, भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है उसके बारे में आपको आज बताना है। हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भाग में विभाजित था, इसका आंसर देंगे। मेरे भाई अगर मैं बताऊं हर्षवर्धन के साम्राज्य की, तो ये 4 भाग में विभाजित था। अब बात आती है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के वो 4 भाग कौन कौन से थे। सबसे पहला आएगा हर्षवर्धन के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछेगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल की दूसरी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी। उसके बाद आपसे पूछ लेगा तीसरी सबसे बड़ी इकाई, तीसरे नंबर पे क्या था। हर्षवर्धन के समय पे तीसरी सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी। इसी प्रकार से सबसे छोटी इकाई मेरे भाई, ये मैंने हर्षवर्धन का प्रशासन लिखा है कि हर्षवर्धन अपना प्रशासन किस प्रकार से चलाता था। उसने पूरे राज्य को 4 भागों में बांट रखा था। सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता था। तो मेरे भाई अगर मैं सबसे बड़े भाग की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसको भुक्ति कहा जाता था। उसके बाद दूसरे भाग की अगर बात की जाए तो इसको विषय के नाम से जाना जाता था। तीसरे भाग को पठक के नाम से, और चौथा भाग था ग्राम, क्या कहलाता था, ग्राम। उसके बाद आपको पता ही है कि जिस प्रकार से आज हमारे भारत की सबसे बड़ी इकाई केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का जो मुखिया है मंत्री परिषद का, वो प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से राज्य की जो क्या नाम है, राज्य है हमारा, राज्य का जो मंत्री परिषद है उसका जो मुखिया है वो हमारा मुख्यमंत्री है। तो उसी प्रकार से जो हमारी सबसे बड़ी इकाई थी भुक्ति, इस भुक्ति का मुखिया क्या कहलाता था। तो आप आंसर करेंगे कि जी इसका जो मुखिया है ना वो तो उपारिक कहलाता था। क्या कहलाता था, उपारिक। इसी प्रकार से विषय की बात करें तो विषपति के नाम से जाना जाता था। पठक की बात करें तो पठपति के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद ग्राम की बात करें तो ग्रामीण कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। अब देखो अगर भुक्ति की बात करें सबसे बड़ी इकाई आज का राज्य के बराबर थी। उसके बाद अगर विषय की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी इकाई आज के जिले के बराबर थी। पठकपति की या पठक की बात करें तो आज की तहसील के बराबर। ग्राम तो आपको पता ही है ये गांव के बराबर होगा। इसके साथ आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि भाई मुगल आए थे और मुगलों में सबसे पहले आया था बाबर, और उस बाबर ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया, मतलब अपना हरियाणा था वो किन भागों में विभाजित था बाबर के समय पे। बाबर के समय पे हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया था, तो आप कहेंगे 4 भाग। ये जो बाबर का पूरा साम्राज्य है मेरे भाई, इसमें अपना जो 4 भाग है इन्हीं में हरियाणा शामिल था, ध्यान रखेंगे। और वो 4 भाग कौन कौन से थे, तो आप कहोगे ये 4 सरकारें थी, इनको इसने सरकार कहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सरकार ए हिंद पढ़ लेंगे। कौन सी, सरकार ए हिंद। उसके बाद हिसार सरकार, कौन सी सरकार, हिसार सरकार। उसके बाद अगर बात करें तो मेरे भाई मेवात सरकार, कौन सी सरकार होगी, मेवात सरकार। और चौथी बात करें तो इंपोर्टेंट सरकार थी जिसको हम कहेंगे दिल्ली सरकार। इन 4 सरकारों में बाबर का साम्राज्य विभाजित था। अपना हरियाणा इन 4 सरकारों में आता था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ लेगा
कि भाई जो सरकार हिंद, सर हिंद, समझ गए, इसका जो संभाल रहा था, कौन संभाल रहा था? तो आप कामरान का नाम ध्यान रखेंगे। अकबर के 4 पुत्र थे, समझ गए, कामरान इसको संभाल रहा था। इशार से पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण है मेरे भाई, हुमायूं, क्योंकि हुमायूं की जिंदगी का पहला युद्ध भी कहां पे लड़ा गया था? इशार का युद्ध था, 26 फरवरी 1526 को लड़ा गया था। उसके बाद मेवात सरकार को हिंदाल संभाल रहा था। कौन? हिंदाल। और दिल्ली सरकार को कौन संभाल रहा था? खुद बाबर। बाबर के पास कौन सी सरकार थी? दिल्ली सरकार। उसके बाद आपको पता है हुमायूं आया, हुमायूं के बाद शासक बना अकबर, और अकबर ने ये साम्राज्य 5 सरकारों में विभाजित कर दिया। ये भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखेंगे अकबर के समय पे साम्राज्य 5 सरकारों में, और ध्यान रखेंगे अकबर ने नई सरकार कौन सी बनाई थी? ये 4 तो सेम थी। आप केवल अकबर के समय की नई सरकार ध्यान रखेंगे, जिसको सरकार रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकार रेवाड़ी कहा जाएगा अकबर के समय की नई सरकार को। और ध्यान रखेंगे अकबर के समय पे जो महेंद्रगढ़ का नारनौल था, ये अजमेर में आता था। ध्यान रखेंगे शाहजहां ने इस नारनौल को शामिल किया था दिल्ली सरकार में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है मेरे भाई, मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं छूटने दूंगा। जब आपके ये सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ना, उस समय पे आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, आपके 90 से 95% क्वेश्चन लगेंगे, 100% लगेंगे, समझ गए? 5-7% तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, सारा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। 5-7% तो आपको खुद करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 90 से 95% आपकी बुक कवर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। आगे आ जाओ, हरियाणा की मिलेनियम जो सिटी है, ये किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। मिलेनियम सिटी है, इसके नाम से गुरुग्राम को जाना जाएगा। किसको? गुरुग्राम को। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोलर सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? किसके नाम से? सोलर सिटी के नाम से। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी। आपसे पूछ ले सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है मेरे भाई? तो कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा पूछ सकता है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाएगा? कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है? मनोरंजन सिटी के नाम से। मनोरंजन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मेडी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मेडे सिटी के नाम से। बुनकरों का शहर किसे कहा जाएगा? हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? ब्रोश सिटी के नाम से। ब्रास सिटी ध्यान रखेंगे किसको जाना जाता है? सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? हरियाणा में सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? इसके साथ आप ध्यान रखेंगे वीर भूमि के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? ठीक है, सिटी ऑफ वार हीरो। ध्यान रखेंगे सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर एचटेट 2022 के एग्जाम में आया था? सिटी ऑफ वार हीरो। सभी ने गलत पढ़ाया था, समझ गए? सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला है वो जाना जाता है। इसके अलावा आप बताएंगे मेरे को 5 जो प्रवेश है, 5 प्रवेशों का, 5 प्रवेश द्वारों का शहर। बिल्कुल, 5 प्रवेश द्वारों का शहर किसे कहा जाएगा? 5 प्रवेश द्वारों का शहर किसे कहा जाएगा? इसके बारे में बता देंगे। इसके साथ साथ नहरों का नगर किसे कहा जाता है? हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है? हरियाणा में बावड़ियों का नगर किसे कहा जाएगा? बावड़ियों का नगर किसे कहा जाएगा? हरियाणा में 360 बावड़ियों का शहर या बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? पहले इतने कर लो, उसके बाद और देख लेंगे मेरे भाई। अब देखो जी, सोलर सिटी की बात हो, आर्थिक सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मनोरंजन सिटी, मेडे सिटी, पूरी लाइन किसकी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी ये हरियाणा का गुरुग्राम। हरियाणा का गुरुग्राम, जिसको आध्यात्मिक शिक्षक का गांव भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का गुरुग्राम। उसके बाद बुनकरों का शहर मेरे भाई ये पानीपत को कहा जाता है। ब्रोस सिटी के नाम से हरियाणा का रेवाड़ी जिला जाना जाता है।
सैनिकों का शहर भी हरियाणा का रेवाड़ी जिला। उसके बाद वीर भूमि के नाम से रेवाड़ी जिले को जाना जाता है, लेकिन सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से भिवानी को जाना जाएगा। रट लेंगे किसको? भिवानी। राजनीतिक गढ़ भिवानी को कहा जाता है, जबकि राजनीतिक राजधानी के नाम से रोहतक जिले को जाना जाएगा। उसके बाद 5 प्रवेश द्वारों का शहर मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये होगा क्या? हांसी को जाना जाता है। नहरों का नगर टोहाना को कहा जाएगा। किसको? टोहाना को। बावड़ियों का नगर नारनौल को कहा जाता है। किसको? नारनौल को। 360 बावड़ियों का नगर हो जाएगा पिंजौर। कौन हो जाएगा मेरे भाई? पिंजौर हो जाएगा। इसी प्रकार से और अगर मैं एक दो नाम की यहां पे बात करूं तो आप बता सकते हैं अरावली का प्रवेश द्वार। अरावली जो पर्वतमाला है इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किसका? अरावली का प्रवेश द्वार। ये किसे कहा जाएगा? इसके साथ साथ है बाबा फरीद की नगरी। किसकी? बाबा फरीद की नगरी। ये किसको कहा जाएगा? ये बताएंगे आप। इसके अलावा औद्योगिक नहीं, औद्योगिक को छोड़ो आप, इसके अलावा क्या बताएंगे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। कॉटन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? किसके नाम से? कॉटन सिटी के नाम से। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? इसके अलावा मिक्सी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मिक्सी सिटी बता देंगे मेरे भाई। मिक्सी सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाएगा? गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? इतने बहुत रहेंगे मेरे भाई। अब देखो, अगर अपन बात करें अरावली का प्रवेश द्वार, ये गुरुग्राम को कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम को। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, ये भी मेरे भाई फरीदाबाद होगा। इसके अलावा कॉटन सिटी, मैंने कल बताया था कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा में, कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा में रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कपास का व्यापार हरियाणा में पलवल में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कॉटन सिटी, ये कॉटन सिटी है और कॉटन सिटी के नाम से पलवल जिले को जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, ये करनाल को कहा जाता है। किसको? करनाल को कहा जाएगा। मिक्सी सिटी के नाम से अंबाड़ा, वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जानते हैं अंबाड़ा। उसके बाद गुरुद्वारों का शहर मेरे भाई ये हमारा कैथल होगा, हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल। सटील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाएगा। किसको? हिसार को। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ चीजों को पढ़ते चलिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आता है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो भाई हरियाणा का राज्य पशु की पक्षी की काल ही बात करी थी, अब परसु करी है कि ज्यादा, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपन अगर बात करें किसके बारे में, तो हरियाणा का राज्य पशु तो ये काला हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हिरण। लेकिन आपको इसके साथ और भी चीजें मेरे भाई ध्यान रखनी है। और चीजें क्या ध्यान रखोगे? अगर मैं आपसे कहूं हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी है वो क्या होगा? उसके बाद हरियाणा का राज्य खेल क्या होगा? उसके बाद हरियाणा का राज्य नृत्य क्या होगा? राज्य नृत्य के बारे में बता सकते हो। हरियाणा का राज्य फल क्या होगा? राज्य फल के बारे में बताना है। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या होगा? राज्य वृक्ष क्या होगा? और उसके साथ है आप किसके बारे में? फूल के बारे में बता दो। राज्य फूल है, ये क्या होने जा रहा है? उसके बाद आपको बताना है हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि का नाम। उसके बाद हरियाणा का दूसरा राज्य कवि, हरियाणा का दूसरा राज्य कवि बताना है, ये कौन रहेंगे। उसके बाद हरियाणा का प्रथम उर्दू राज्य कवि कौन रहेगा? उर्दू राज्य कवि है, उसका नाम बता देंगे। हरियाणा के प्रथम उर्दू राज्य कवि कौन रहने वाले हैं, इसके बारे में आप आंसर कर देंगे। चलो इतने क्वेश्चन काफी हैं। देखो मेरे भाई,
एक एक करके अगर मैं इसके आंसरों की बात करूं तो राज्य पक्षी में आप दे मोर को टिक करके आएंगे। समझ गए मेरी बात? तो मोर नहीं करना है। देखो जी, हरियाणा का राज्य पक्षी की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा काला तितर। ठीक है, काला तितर ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? काला तितर के बारे में। काला तितर। अब आप देख इसको ब्लैक बक करके आएंगे। ठीक है, काले तितर को ब्लैक बक करके आएंगे, क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे भाई, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं मैं, तो मेरे को पता है क्या गलती कर सकते हैं। तो ब्लैक बक मत कर दियो, यह को नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, क्या नाम रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये कहा जाता है इसको, किसको? राज्य पक्षी को। उसके बाद राज्य खेल की बात करें तो ये कुश्ती रहेगा, कुश्ती। और हरियाणा का प्रसिद्ध खेल कबड्डी। राज्य नृत्य तो ये तो आपको बेरा ही है कि इसका हो जाएगा स्वांग। राज्य फल की बात करें, आम। ठीक है, आम को आपको पता है ना क्या कहा जाता है? मैंगी फेरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राज्य वृक्ष पिप्पल, रिल्ली गोसा के नाम से जाना जाएगा। पिप्पल हो जाएगा, पिप्पल। उसके बाद फूल की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे भाई कमल। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानुहंस हुए हैं मेरे भाई। कौन हुए हैं? उदय भानुहंस। उदय भानुहंस की बात करें तो जन्म 1926 पाकिस्तान में हुआ था। और इसकी अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो हिसार में इसकी मृत्यु हुई थी 2019 में। जन्म 1926, मृत्यु 2019। उदय भानुहंस की ध्यान रखेंगे। देशम देश हरियाणा, हंस मुक्तावली, शंख सहनाई, संत सिपाही, ये कुछ रचनाएं हैं, वो भी ध्यान रख लेंगे। समझ गए मेरे भाई? और इसको निराला पुरस्कार दिया था यूपी की सरकार ने। इसकी रचना संत सिपाही के लिए, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के ऊपर आधारित थी। सूर सम्मान, जो साहित्यिक सम्मान, हरियाणा का साहित्य रत्न पुरस्कार, ये भी इसको मिल चुका है। इस बात के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। हरियाणा के दूसरे राज्य कवि खुशीराम शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? खुशीराम शर्मा। इसकी भी कुछ रचनाएं हैं, पेपर में पूछी जाती है। जैसे युद्ध चरित्र की बात करूं, राणा निमंत्रण की बात करूं और गुरु गोविंद की बात करूं तो ये किसकी रचना है? खुशीराम शर्मा की। और उसके बाद हरियाणा के प्रथम उर्दू भाषा के राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब हुए हैं मेरे भाई। अनूप चंद आफ्ताब का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? अनूप चंद आफ्ताब का। इतने कर लोगे काफी है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये लोकसभा की सीटों की बात कर रहा है और इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें रहेंगी। अब देखो कुछ और बात कर लेते हैं। आपसे अगर पूछ ले हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीट कितनी है, हरियाणा में लोकसभा की अगर आपसे आरक्षित सीटों के बारे में पूछ ले कि आरक्षित सीट कितनी रहेंगी, तो आपका आंसर आएगा 2। और वो 2 कौन कौन सी? तो आप कहेंगे अंबाला, और दूसरी कौन सी रहेगी? सिरसा रहेगी। संतों की नगरी, वन नगरी के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक नगरी पूछ ले आपके पेपर में तो भाई हाथ खड़ा कर दोगा। हरियाणा की साहित्यिक नगरी भी किसको कहा जाता है? सिरसा को। डेरों की भूमि भी किसे कहा जाएगा? सिरसा को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे इस बात के बारे में। ये 2 हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होगा जो हमारे मिलिट्री एयरबेस स्टेशन है वो भी 2 रहेंगे। कहां पर? हरियाणा में 2 मिलिट्री एयरबेस स्टेशन। इनका मतलब क्या है भाई? कभी भी अपनी लड़ाई हो जाए तो लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भरेंगे। समझ गए? जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो अपने अंबाला से उड़ान भरी जाएगी, सिरसा से उड़ान भरी जाएगी। आई बात समझ में कि ना आई? 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय पे भाई साहब अपने अंबाला एयरबेस को पाकिस्तान ने निशाना लगाया था। लेकिन पाकिस्तान का आपको पता, ये लगाया हुआ निशाना कभी अचूक जाता ही नहीं है। ठीक है ना? मतलब निशाना चूक गया, एयरबेस की बजाय वो चर्च था अंबाला का, उसके ऊपर बम गिरा दिया, उसका एक हिस्सा नष्ट कर दिया था। समझ गए मेरे भाई? अंबाला जिले में पड़ेगी उसको। अंबाला एयरबेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? पेपर में ये पूछा जाएगा, डेट से क्वेश्चन। और डेट तो ऐसी रटवा दूंगा आपको, याद करोगे। 1948 में हुई थी। सिरसा एयरबेस स्टेशन की स्थापना 1964। तो अंबाला की पूछे तो 1948, सिरसा की पूछे तो 1964। ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो मेरे भाई, हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
तो भाई साहब इसके बारे में सभी जानते होंगे। हरियाणा के वर्तमान में 18वें राज्यपाल तेलंगाना के हैदराबाद से आते हैं, नाम रहेगा बंडारू दत्तात्रेय। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं मेरे भाई वो रहने जा रहे हैं कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। लेकिन आज कुछ अलग पढ़ लेते हैं। अलग क्या पढ़ेंगे? वैसे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चनों के बारे में आप सभी को पता ही है कि भाई हरियाणा का पहला राज्यपाल डॉक्टर धर्मवीर रहा है। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के सबसे छोटे कार्यकाल के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश वर्मा। और दो ऐसे राज्यपाल जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रहे वो थे कौन है? RS नरूला और SS संगवालिया का नाम ध्यान रखेंगे। नौकर शाह जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन हम आज ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जो हरियाणा के व्यक्ति हैं लेकिन कहीं दूसरे राज्य में राज्यपाल या उपराज्यपाल रहे। क्या बात पढ़ेंगे आज? हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य में राज्यपाल या उपराज्यपाल रहे। किसी अन्य राज्य में क्या रहे मेरे भाई? राज्यपाल, और इसके साथ साथ है उपराज्यपाल। तो मेरे भाई अगर इनकी बात करूं ना तो इनकी टोटल संख्या है 6। अब वो 6 के नाम ध्यान रखेंगे और वो आते कहां से थे इतनी बात ध्यान रख लेंगे मेरे भाई। सबसे पहला अगर मैं नाम लेना चाहूं ना तो आप सभी जानते हैं जी भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। भगवत दयाल शर्मा का जन्म तो आप सभी जानते हैं 1918 पेरी गांव झज्जर में हुआ था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले पंजाब की सरकार में सहकारिता मंत्री के पद पे थे कौन है? भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद हरियाणा के पहले मनोनीत CM बनते हैं। उसके बाद हरियाणा के ये कभी भी CM नहीं बने लेकिन ये दूसरे राज्य के राज्यपाल जरूर बने हैं। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये किस किस के गवर्नर रहे हैं तो इसकी थोड़ी डेट भी बता देता हूं। 1970 से लेके 1980 और 1980 से लेके 84 इतना राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और ये राज्यपाल ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम तो बने थे उड़ीसा राज्य के। कहां के? उड़ीसा के। और 80 से 84 ये मध्य प्रदेश के रहे हैं। ठीक है। यहाँ की पत्नी का नाम था सावित्री देवी। और ध्यान रखेंगे सावित्री देवी जब ये अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय पे इसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। और उसके बाद इसने क्या किया था मेरे भाई? तो उसके बाद एक सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था जो मध्य प्रदेश का राजभवन था। ठीक है। कहां पर? भोपाल में, वहीं पे। उसके बाद भाई दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। और दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो रणजीत सिंह दयाल का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? रणजीत सिंह दयाल का नाम आएगा। ये कहां से आते हैं ये ध्यान रखेंगे। एक चंद्रावती का नाम आपने पढ़ रखा होगा, चंद्रावती का नाम है। एक हंसराज भारद्वाज का नाम ध्यान रखेंगे, हंसराज भारद्वाज का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक हमारे आचार्य देवव्रत आते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई? आचार्य देवव्रत। और उसके बाद प्रोफेसर गणेशी लाल का नाम ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर गणेशी लाल का नाम ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में बता देता हूं मेरे भाई। देखो अगर मैं बात करूं रणजीत सिंह दयाल की तो ये आते हैं मेरे भाई कुरुक्षेत्र से। कहां से आते हैं? कुरुक्षेत्र से। चंद्रावती की बात करें तो ये दादरी से आती है। कहां से? चरखी दादरी से। हंसराज भारद्वाज की बात करें तो मेरे भाई ये रोहतक से आता है। कहां से आता है? रोहतक से आता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आचार्य देवव्रत की अगर बात की जाए तो आचार्य देवव्रत हरियाणा में कहां से संबंधित होंगे? रोहतक, कुरुक्षेत्र, इसके बारे में चेक कर लेंगे। गणेशी लाल है ये मेरे भाई सिरसा से रहेगा। कहां से? सिरसा से। एक व्यक्ति और है, कितने? 1 2 3 4 5 6 हो तो गए। एक रणजीत, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति तो हो गए आचार्य देवव्रत। एक बार भाई मैं आचार्य देवव्रत के बारे में चेक करता हूं ये कहां से होंगे। ओहो पानीपत। ओके तो भाई आचार्य देवव्रत हैं ये आपके पानीपत से हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? पानीपत से। उसके बाद 6 नहीं भाई 7 व्यक्ति हैं। और जो 7वां व्यक्ति है वो कौन होगा? तो उसका नाम होगा सुल्तान सिंह। कौन होंगे मेरे भाई? सुल्तान सिंह। सुल्तान नाम पढ़ लेना, शमाल खा। कहां से? शमाल खा। अब पेपर में यो भी पूछो जा कैसे शमाल खा हरियाणा का किस राज्य में आवे से ना, सॉरी किस जिला में आवे है?
तो ये पानीपत में आता है। कहां पे? पानीपत में। तो ये भाई 7 व्यक्ति ऐसा सी हरियाणा का जो कहीं दूसरा राज्य का राज्यपाल या उपराज्यपाल रहा सी, तो इनका बारे में आप ध्यान रख लियो। बार बार राज्यपाल क्या न पढ़ना सी, आज ये पढ़ लिया, फिर कभी राज्यपाल की बात कर लेंगे। उसके बाद किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है? तो भाई 2 दिन पहले आइएगा 12 में चर्चा करी थी अपन ने कि भाई वामन पुराण तो, और वामन पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने करी थी, और वामन पुराण को जो रचा गया था वो अपनी हरियाणा की धरती पे लिखने का कार्य किया गया था सरस्वती नदी के किनारे। और ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था उसी प्रकार से वामन पुराण को भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। और ध्यान रखेंगे इसका जो लेखन कार्य किया गया था ये बोल बोल के लिखवाने का काम कर रहे थे गणेश के द्वारा, श्री गणेश के द्वारा। और यही वामन पुराण अपने हरियाणा की 9 नदियों के बारे में बताता है। वामन पुराण से हमें पता चलता है कि हरियाणा में कुल 9 नदियां थी और 7 जंगल थे। उसके बाद मैंने बताया था आपसे कि हरियाणा में 7 बड़े जंगल थे और उनमें से एक जंगल था जिसका नाम था द्वैत वन, और उसी द्वैत वन में सबसे पहले हरियाणा की धरती पर हल चलाने का काम किया गया था। हरियाणा में कृषि की जो युग की जो शुरुआत मानी जाती है वो महाभारत काल से मानी जाती है। कुरुओं के द्वारा सबसे पहले हरियाणा की धरती पर हल चलाने का काम किया था और उस द्वैत वन में हल चलाए गए थे। और इस बात की जानकारी हमें वामन पुराण देता है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के मतलब बहने वाली नदियों का जो वर्णन है वो कहां से मिलता है? तो आप कहोगे जी वो मिलता है वामन पुराण से। किससे मिलता है? वामन पुराण। ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह के लिए पुरस्कार ये तो उसका होगा। अच्छा हाँ भाई ये तो भी इंपोर्टेंट है। 1994 के आसपास अशोक वाजपेयी ने ये पुरस्कार जीतने का काम किया था। और ध्यान रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो मैं पढ़ा के गया था 1954 में पहली बार दिए गए थे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ओहो ओहो बौद्ध, किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? अब भाई इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ना है आपने, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा हरियाणा के बारे में जानकारी। तो हम ये भी कह सकते हैं हरियाणा का जो अस्तित्व है या फिर हरियाणा के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है, ठीक है। अब देखो इसने लिख दिए, थोड़े गलत लिख दिए मेरे भाई। ये जो है ना ये दिव्य दान है, ये दिव्य दान होगा, ठीक है। और ये है मंजिम निकाय, समझ गए। तो इसको काट के मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको ना अलग ही लिख देता हूं भाई। आप क्या करना, आप 2 मिनट के लिए इन ऑप्शन को भूल जाएंगे, ठीक है, इनको भूल जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ये हम भूल गए, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो इधर सुनो। देखो मेरे भाई हरियाणा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है? तो ध्यान रखेंगे मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और एक है दिव्य दान। क्या है? दिव्य दान। तो इन दोनों ग्रंथों का नाम ध्यान रखेंगे। इन दोनों ग्रंथों से हमें हरियाणा के अस्तित्व और हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ये अपने सी ऑप्शन में था, वो अपना आंसर हो जाएगा जो इसने गलत छाप दिया था। लेकिन ध्यान रखेंगे आपसे पूछ ले हरियाणा में राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी। अब देखो राजनीतिक जीवन की अगर जानकारी की मेरे भाई बात करें ना तो ध्यान रखेंगे वो किससे मिलती है? मंजिम निकाय देता है। अब ये मंजिम निकाय हमें किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति के बारे में जानकारी देता है? तो मेरे भाई अपना गुरुग्राम था, ठीक है। और गुरुग्राम में आपने एक शहर का नाम सुना होगा, एक जगह का नाम सुना होगा, धनकोट बसई, ठीक है। बसई वेटलैंड सुना है ना, तो ये धनकोट है। अब पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि धनकोट का पुराना नाम क्या होता था?
अब बता दो, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना। ये धनकोट है ना, इसके बारे में वर्णन मिलता, क्या वर्णन मिलता है? तो भाई ये मंजिम निकाय हमें ये बताता है, जो धनकोट है ना, ये पुराने समय में समकालीन हुआ करता था किसका? कुरुक्षेत्र का। जिस प्रकार से मेरे भाई जो कुरुक्षेत्र है वो राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था, उसी प्रकार से धनकोट को कुरुक्षेत्र के समकालीन बता दिया। इसके साथ महात्मा बुद्ध ने धनकोट की यात्रा की थी और यहाँ पे अपने एक शिष्य जिसका नाम था रथपाथ, उसको अपना उपदेश देने का काम किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो भाई इसका पुराना नाम ना बेराई बाप ने, तो ध्यान रखेंगे इसका पुराना नाम था थुलकोटिया। किस नाम से जाना जाता था धनकोट को? थुलकोटिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ जाओ आगे, आगे बात करें तो अगला ग्रंथ हमारा दिव्य दान, ठीक है? दिव्य दान। अब ध्यान से सुन लियो, एग्जाम में बहुत बार यहां तक क्वेश्चन रिपीट, वैसे गलत नहीं करना। अब देखो, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र कौन सा होता था? किसका? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र। अगर मैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र की बात करूं कि प्रचार प्रसार का केंद्र है, तो आप क्या कहोगे? अग्रोहा। कौन सा? अग्रोहा और रोहतक। अब आपसे यह भी पूछ सकता है, अग्रोहा और रोहतक के बारे में हमें किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो वो मिलेगी दिव्य दान से। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आता है मंजिम निकाय, मंजू श्री मूलकुल्प। ये नाम ऐसे ही हैं, लेकिन पेपर में आगे ना तो समस्या खड़ी कर देंगे। एक नाम आता है मंजूम श्री मूलकुल्प, मंजूम श्री मूलकुल्प, इतना बड़ा नाम है। ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये भी हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ है मेरे भाई। और ध्यान रखेंगे, ये श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद का नाम तो सुना ही आपने। और यहाँ के जितने भी शासक थे, उन शासकों का यहाँ पर हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किससे? मंजुम श्री मूलकुल्प से। उसके बाद आगे आ जाओ, एक ही स्लाइड पे लिखने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। चुलवग, समझ गए? ये चुलवग किसके बारे में जानकारी देगा? तो भाई साहब ये बताएगा बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र, बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र। और बौद्ध धर्म के अगर मैं सबसे शक्तिशाली केंद्र की बात करूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अग्रोहा हो जाएगा। अब पेपर में कैसे भी आपका दिमाग घुमाया जा सकता है। आपसे केवल ये दे दे कि बताओ अग्रोहा के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, तो भाई चुलवग भी हो सकता है आपका आंसर, समझ गए? अगर आपसे अग्रोहा रोहतक मिला के पूछे तो उसका आंसर तो 100% दिव्य दान होगा। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने मेरे भाई क्या किया था? अपने हरियाणा की यात्रा की थी, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने हरियाणा की थी यात्रा। और इस चीज का वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो आप पता है किस ग्रंथ का नाम बताओगे? पैपंच सदूनी। किसका? पैपंच सदूनी। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आज आपने पढ़ ली तो एक दो दिन में फिर कभी आएगा दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा इनको, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार रिवाइज करवाया जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे ग्रंथ आपको टिप्स पे ऐसे हो जाएंगे, समझ गए? तो ये हमारा मंजुम श्री मूलकुल्प है, ये श्रीकंठ जनपद शासकों के बारे में जानकारी देता है। मंजिम निकाय हरियाणा के बारे में जानकारी देता है, हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। दिव्य दान हरियाणा के 2 शहरों के बारे में कि भाई जो हमारा अग्रोहा और रोहतक था, ये प्रचार प्रसार का केंद्र हुआ करता था, किसका? बौद्ध धर्म का। और उसके बाद चुलवग किसके बारे में? अग्रोहा के बारे में, ये शक्तिशाली केंद्र था बौद्ध धर्म का। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने हरियाणा की यात्रा की, इसके बारे में जानकारी पैपंच सदूनी से मिलती है। उसके बाद हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत पूछ ली जाए, समझ गए? बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए चीजें दिमाग में। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत, हरियाणा की सबसे पुरानी क्या पूछ ले? धार्मिक इमारत पूछ ली जाए तो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चेनेस्टी का स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेनेस्टी का स्तूप। और ये कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और बताने का मन कर गया मेरा। बौद्ध धर्म कंप्लीट,
कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई? तो आपसे कहेगा बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार। किसके बारे में? बौद्ध विहार के बारे में पूछ सकता है, स्तूप के बारे में पूछ सकता है। अब ये बौद्ध विहार स्तूप क्या होते हैं, ये भाई साहब इंडिया जीके का पार्ट है। और मैंने आपसे बताया था कि हम जल्द ही, कोई भी भाई अगर अपने इस बैच में अपने हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की जहां पे इंडिया जीके आती है, और इंडिया जीके में चारों सेक्शन आपके, और चारों सेक्शन के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी, ठीक है। तो भाई साहब उसके लिए मैं जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला हूं। किसी भी वक्त लॉन्च हो सकती है ये खुशखबरी, ठीक है मेरे भाई। और याद करोगे, इंडिया जीके में भी ऐसी याद करवा दूंगा, ऐसी याद करवा दूंगा कि आप याद करोगे उम्र भर। आपकी साथ साथ पीढ़ियां मेरे को नहीं भूलेंगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन विश्वास बनाना पड़ेगा आपको। समझ में आया? कुछ नहीं आया तुम भी याद करोगे कैसा मास्टर के पल्ले पड़े थे हम, समझ गए? तो भाई बात ऐसी है, बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप की आप बात करें तो ये हरियाणा में कुनाल से मिले हैं। कहां से? कुनाल से। कुनाल के बाद अगरोवा, और किसका नाम ध्यान रखेंगे? सिरसा, समझ गए? तो भाई साहब पूरा बौद्ध धर्म ग्रंथ एक क्वेश्चन में निपटा दिया है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब भाई साहब ये हमारा टाइपिस्ट पागल हो गया, अभी से इसके दिमाग में गर्मी भर चुकी है मेरे को लग रहा है। ये भाई साहब क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, समझ गए? और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित रहेगा? तो मेरे भाई इसके बारे में तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते होंगे, पिंजौर पंचकुला में रहने वाला है। इतने से काम चलेगा नहीं मेरे भाई, आप बताएंगे मेरे को खोल ही रहतान के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? खोल ही रहतान के बारे में। खोल ही रहतान के बारे में, ये कहां पर रहेगा? उसके बाद नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम से? नाहर सिंह के नाम से कहां पर रहेगा? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद खप्परवास के नाम से, खप्परवास के नाम से कहां पर रहेगा? भिंडावास के नाम से कहां पर रहेगा? भिंडावास। उसके बाद अबूब शहर, अबूब शहर के नाम से बता देंगे। छिलछिला, छिलछिला के नाम से बताएंगे। उसके बाद 2 2 4 2 6 और 1 7, एक बच गया। कौन सा बच गया मेरे भाई? है भाई कलेश्वर बच गया। तो ध्यान रखेंगे एक हमारा कौन सा रह गया? कलेश्वर। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षित अभ्यारण्य है, उनको भी पढ़ लिया। उनको क्या छोड़ोगे? एक बीर बारा के नाम से है, बीर बारा, और एक ध्यान रखेंगे किसके नाम से? सरस्वती के नाम से है। किसके नाम से? सरस्वती। ये 2 संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इन क्वेश्चनों के हम आंसर कर लेते हैं। अगर आप उन बात करें किसके बारे में मेरे भाई? खोली रहतान की बात की जाए तो आपको पता होगा कि जी ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। नाहर कोसड़ी रेवाड़ी का नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए? नाड़ गांव है, वहां पे स्थित है। बारासिंगा, सियार, लोमड़ी ये उरे मिला है। उसके बाद खप्परवास की बात करें तो मेरे भाई झज्जर में, खप्परवास झज्जर में, भिंडावास झज्जर में। अब देखो भिंडावास को स्पेशल ध्यान रख लेंगे कि भिंडावास है ना, ये हमारे जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनकी प्रजातियों के लिए फेमस है। हरियाणा में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उसका 50% अकेले भिंडावास में मिलता है। और जब इतनी मात्रा में यहाँ पे प्रजाति पाई जाएंगी तो इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, और वह डेट पेपर में पूछी जावे है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया? बात थी 3 जून 2009 की। 3 जून 2009 को एज ए संवेदनशील एरियाज रूप एक्वायर्ड दिस, ठीक है। तो संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसको क्या कर दिया? एक्वायर कर दिया गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अबूब शहर की बात करें तो ये हमारा सिरसा में रहेगा। कहां पे रहेगा? सिरसा। छिलछिला की बात करें तो ये भाई साहब कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र। कलेश्वर की बात करें तो यमुना नगर में। बीर बारा ये जींद में रहेगा, रवितायल जींद में। सरस्वती की बात करें तो ये रहेगा कैथल में। कैथल ऑप्शन में ना मिला है तो आंख मीच के दूसरा तो बताने की जरूरत ना है, समझ गए? कुरुक्षेत्र कर देना। आई बात समझ में? कुछ नहीं आई? इनकी डेट से भी क्वेश्चन आते हैं, डेट अगले में निपटा लेंगे।
अभी इतना पढ़ लो, समझ गए नहीं, दिमाग सिट जाएगा आपका। अब देखो भाई, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा अबूब शहर, ठीक है। वैसे इसका दर्जा 2018 में समाप्त कर दिया, सामुदायिक क्षेत्र में भरम सरोवर और इसको शामिल कर दिया, ये बात भी ध्यान रखना। अब इनका ना बेरा भाई जो घना ज्ञानी है ना, वे बैठे से अपना HSC दफ्तर के मैया, समझ गए। अब उनका नहीं पता क्या पूछ ले। वैसे अबूब शहर को वन्य जीव की जो श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया है, सामुदायिक क्षेत्र के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। 2018 में इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मेरे भाई समझ में आया, कुछ नहीं आया। हरियाणा में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 8 होते थे, वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। अब आपने हमारी क्लास ले ली, सारी चीजों का पता लग गया, पेपर में आवे तो देख लियो क्या हिसाब से पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से टिक कर दियो, समझ गए। पेपर बनाने वाले दांदड़ू हैं सारे। उसके बाद छिलछिला की बात करें, ये हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का क्या सबसे छोटा। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे, आप तय हरियाणा को सबसे बड़ो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लियो जाए, अबूब शहर ऑप्शन में नहीं मिला है तो कलेश सर ने टिक कर दियो, आंख मीच के सोचने की जरूरत ही नहीं मेरा भाई। 13,000 एकड़ से इसका, यह का 28,000 एकड़, 28,492 और छिलछिला 31.45 एकड़ में फैला हुआ है। आई बात समझ में, डेट अगली क्लास में कर लेंगे। उसके बाद चलो आगे। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी खालिस्तान नदी की उपनदियां थी। उपनदी का मतलब बेरा आपने, उपनदी मतलब सहायक नदी थी। कौन सी, तो आप कहेंगे सतलुज और यमुना किसकी सहायक नदी थी, गंगा की थी, महानदी की थी, नर्मदा की थी या सरस्वती की थी। अब आप तो कूद कूद के पढ़ोगे पेपर में कि भाई या तो सरस्वती की थी, किसकी, सरस्वती। लेकिन इतना तक काम चल रहा नहीं, आज कुछ मैं नई बात बता दूंगा थारते कि ये जो सरस्वती नदी है ना, इसका उद्गम स्थल क्या था, इसका उद्गम स्थल, ये बात आपको पता है कि जी या हर की दून ग्लेशियर, हर की दून ग्लेशियर गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, ध्यान रखेंगे, सिरमौर की पहाड़ी पेपर में आ सके है कि सिरमौर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकले है, तो वो होगी हमारी सरस्वती नदी। लेकिन आपका नाम पूछ ले इसका कि ऋग्वेदिक कालीन नाम इसका क्या हो जाएगा, करो कमेंट में बताओ, ठीक है जी। कमेंट में ऋग्वेदिक नाम बताएंगे सरस्वती नदी का। आई बात समझ में, नहीं आई। उसके बाद ये नदी विलुप्त कहां पे होती है, विलुप्त, ठीक है। तो विलुप्त ध्यान रखेंगे, कौन से मरुस्थल में नदी विलुप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इसकी मौखिक जानकारी मैं आपको दे दूंगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। ऋग्वेदिक काल में इस नदी का नाम था नदीतमा, समझ गए। सरस्वती नदी को नदीतमा के नाम से जाना जाता था। सरस्वती नदी को उदकती नदी के नाम से, सरस्वती नदी का नाम अनवती हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया, ये सरस्वती नदी के ही नाम है। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा के नाम से जाना जाता था, उदकती के नाम से, अनवती के नाम से जाना जाता था। आप सभी को पता होगा ये सरस्वती नदी थी, इसी के किनारे पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और महाभारत का लेखन कार्य श्री गणेश द्वारा किया गया था। बताया ये जाता है कि भाई जो महर्षि वेदव्यास थे वो बोल बोलकर श्री गणेश को ये चीजें लिखवा रहे थे। इस महाकाव्य का जो लेखन कार्य है वो करवाने का काम कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो नदी थी इसकी जो धार थी, इस नदी का जो प्रेशर था पानी का वो बड़ा तेज था, नदी में उबाल था, समझ गए, नदी में क्रोध था। और उस क्रोध से क्या हुआ, महर्षि वेदव्यास जी को बड़ा गुस्सा आ गया, वो भी क्रोधित हो गए। अब जब दो व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति आमने सामने भिड़ेंगे तो आपको पता है नाश नहीं सत्यानाश होगा मेरे भाई, सत्यानाश। और वही हुआ, महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि भाई साहब आज 12 मासी बह रही है, सबसे पवित्र नदी है, एक दिन विलुप्त हो जाओगे आप, समझ गए। और फिर हुआ भी ऐसे ही कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, महर्षि वेदव्यास का श्राप लग गया था इसको। और ध्यान रखेंगे जिस मरुस्थल में विलुप्त होती है उस मरुस्थल का नाम होगा विनसन, विनसन मरुस्थल। ये बेरा नहीं कहीं से पूछ सकते हैं, या इसको उपमजना के नाम से जाना जाएगा, उपमजना, विनसन या उपमजना मरुस्थल। यहीं पे विलुप्त होने का काम करती है कौन सी नदी, सरस्वती नदी। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी को
ब्राह्मण ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो मेरा भाई रट लियो इसने भी, वाणी की देवी कहते हैं मां सरस्वती। और मां सरस्वती को क्या कहा जाएगा? वाणी की देवी कहा जाएगा। समझ गए? तो मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे मेरे भाई। तो मां सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है। कहां पर? ब्राह्मण ग्रंथों में। उसके बाद जब नदी विलुप्त हो गई तो मेरे भाई बताया ये जाता नदी धरती के नीचे से बहने का काम कर रही है। इंडिया जिक्के से तो नदी को खत्म कर दिया, वर्तमान में घग्गर नदी को सरस्वती का दर्जा दे दिया। घग्गर नदी को सरस्वती नदी का रूप माना जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती थी? तो वो आदि बद्री यमुना नगर था। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में आती थी और कुरुक्षेत्र का अरुणाई गांव जहां पे सेनिसा झील रहेगी, सेनिसा झील, मारकंडा नदी जिस झील का निर्माण कर रही थी उसी झील से मारकंडा और टांगड़ी नदी का पानी उठाती है और कुरुक्षेत्र के पेहोवा से हरियाणा से एग्जिट कर जाती है, हरियाणा से बाहर चली जाती है। और उसके बाद पंजाब के सतराना में घग्गर नदी में पानी गिराने का काम करती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। पहले होता था ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद इस नदी के बारे में पढ़ा एक व्यक्ति ने जिसका नाम था दर्शन लाल जैन, और दर्शन लाल जैन को इस नदी के पूर्ण जीवित करने का श्रेय जाता है कि भाई सरस्वती नदी को पूर्ण जीवित किसने किया था? तो उसका नाम था दर्शन लाल जैन। अब इस बात का गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट को पता लगा तो उसने एक बोर्ड बना दिया और उसका नाम था हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। और इस बोर्ड की स्थापना 2015 में की गई। इसका अध्यक्ष हमेशा ही हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उस समय पे प्रशांत भारद्वाज को बनाया गया था। आज इसके उपाध्यक्ष बन चुके हैं कौन है? तो उसका नाम है धुम्मन किरमिच। नाम ध्यान रखेंगे, धुम्मन किरमच का नाम ध्यान रखेंगे, जो कि अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं। कहां से आते हैं प्रभु? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं। कौन है? धुम्मन किरमच। ये ध्यान रखेंगे। पद्मश्री मिल चुका है उसको, दर्शन लाल जैन को। आगे चलो। हरियाणा के पूर्व दिशा में गिरा हुआ है। भाई हरियाणा का पूर्व दिशा में बतानी है कौन है? तो अब आप ध्यान से सुनेंगे। हरियाणा के उत्तर में कौन स्थित है? उसके बाद हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है? उसके बाद हरियाणा का दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? हरियाणा के पूर्व में कौन स्थित है? बता दो और काम तमाम। देखो जी, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में एक तो पंजाब राज्य स्थित होगा और दूसरा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा और उसके साथ साथ दिल्ली होगा। आई बात समझ में कि कुछ नहीं आई? तो आ गई होगी आपको। अब आपको पता ही है हरियाणा के पूर्व में कौन स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश होगा मेरे भाई। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। हरियाणा निम्नलिखित में से किस खेल में असाधारण है? तो भाई हरियाणा की अगर बात करा सारा ही गेम खेलने से ऑलराउंडर है हरियाणा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर, तो भाई सबसे शिक्षित शहर, साक्षरता किसकी सबसे ज्यादा से या पूछ रखी है मेरा भाई। अब देखो, अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो हरियाणा में साक्षरता सबसे ज्यादा किसकी, और हरियाणा में अगर साक्षरता की बात करा तो सबसे कम किसकी। अब मैं भी 2-3 जिला का नाम ध्यान रख लियो। आई बात समझ में? कुछ ना आई तो मेरा भाई सबसे पहले वैसे साक्षरता अधिक से गुरुग्राम जिला की। महिलाओं की साक्षरता भी यहीं पे सबसे ज्यादा है और पुरुषों की साक्षरता रेवाड़ी की सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम के बाद पंचकुला का नाम ध्यान रखेंगे। पंचकुला की साक्षरता सर्वाधिक और उसके बाद फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। साक्षरता कम किसकी है? तो भाई कम आपने बेरा ही है, चाहे पुरुष की बात हो महिला की बात हो, मेवात। दूसरा नंबर पर आवे है फतेहाबाद। कौन आवेगा? तो साक्षरता का मामला में दूसरा नंबर पर आवे हमारा फतेहाबाद। और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो वो होगा हमारा कौन सा? सिरसा हो जाएगा। तो ये 2-3 आपके साक्षरता अधिक और 3 जिला जिनकी साक्षरता कम है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता किसकी हो जाएगी? गुरुग्राम। फरीदाबाद टिक मत कर दियो मेरा भाई। उसके बाद आगे चलो। हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक हुए हैं वो कौन थे? तो मेरा भाई अब आप ध्यान से सुनियो।
हरियाणा में विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी? विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उसके बाद इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह क्या था? उसके बाद हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और उसके बाद इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो विकास पार्टी है ये आज नहीं है, इसका विलय कब और किस पार्टी में हुआ? विशाल पार्टी भी आज नहीं है, इसका भी विलय हुआ कब और किस पार्टी में? ये 6 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देंगे मेरे भाई। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो इनको ध्यान रखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर आपको बात करें हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1996 में बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा का भागीरथी, हरियाणा का शिल्पी। समझ में आया? उसके बाद चुनाव चिन्ह इसका था लड़का लड़की। समझ गए मेरे भाई? लड़का लड़की। उसके बाद विलय 2005 में इसने विलय कर दिया था कांग्रेस पार्टी में। पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विशाल पार्टी यह की स्थापना 1967 में। संस्थापक थो अपनो राव वीरेंद्र सिंह। कौन थो? राव वीरेंद्र सिंह, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा के। हरियाणा के पहले निर्वाचित मंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री और हरियाणा की विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष हुए हैं। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। इसका चुनाव चिन्ह था मेरे भाई उगता सूरज। और इसका विलय 1978 में हो गया था कांग्रेस पार्टी में। किसमें? कांग्रेस पार्टी में। और बताया जाता है ये विशाल पार्टी है, यही हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा की पहली प्रथम क्षेत्रीय पार्टी। बाकी पार्टी की चर्चा फिर कर लेना, जैसे हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा की। समझ गए? आगे चलो। उसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है मेरे भाई, उसके बाद मैं आपसे रुस्तकी लेने जाऊंगा। अब देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? इसका आंसर फटाफट बता देंगे। इसके साथ और क्या क्या बताना है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो मेरे भाई, देखो अगर आप उन बात करें हिंदुस्तान जो हमारा मशीन टूल्स HMT है ये हरियाणा में कहां पे स्थित है? तो आप कहेंगे जी ये पिंजौर में स्थित है। भाई बात ऐसी है, थोड़ा ध्यान दियो ईरान, कि HMT की जो स्थापना है, ट्रैक्टर मशीन टूल्स वगैरह क्या है क्या नहीं है ये, तो भाई ये पिंजौर में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। वर्तमान में कोनी ठप हो गए हो और इसकी जगह पे सेब मंडी लग गए है। समझ गए? कौन सी मंडी? सेब मंडी। हरियाणा में कहां पे लगती है बाबू? तो वो पिंजौर में लगती है। उसके बाद नैनो उद्योग पूछ ले। क्या? नैनो उद्योग पूछ ले आपसे, तो नैनो उद्योग रायपुर रहेगा। कहां पर? रायपुर। ये भी पंचकुला में होगा। आप भाई इसकी रानिया की फीलिंग ले रहीगा राजबपुर, तो भाई ये रायपुर है पंचकुला का। समझ गए? फीलिंग मत लो अभी से। उसके बाद आगे हल्का इंजीनियर उद्योग। कौन सा? हल्का इंजीनियर उद्योग। ये कहां पर रहेगा इसके बारे में बताएंगे। सीमेंट उद्योग, हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहां पे है इसके बारे में बता सकते हो। और मेरे भाई साहब गोला बारूद उद्योग भी हरियाणा में। गोला बारूद उद्योग ये कहां पर है ये बता देंगे। लकड़ी उद्योग हरियाणा में कहां पर है? लकड़ी उद्योग। उसके बाद टिम्बर उद्योग के बारे में बताएंगे। टिम्बर उद्योग के बारे में बताएंगे। समझ गए? तो इन उद्योगों के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। मेरे भाई अगर आप उन्हें बात करें किसके बारे में, तो सबसे पहले बात कर ले नैनो उद्योग रायपुर, मैंने पंचकुला बता दिया ना आपसे। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हल्का इंजीनियर उद्योग, ये आपका फरीदाबाद जिले में रहेगा। कहां पर है? तो आप आराम से आंख मिच के फरीदाबाद। सीमेंट उद्योग भाई का बारे में 2-3 बात ध्यान रख लियो कि सीमेंट उद्योग की स्थापना 1939 में रामकृष्ण डालमिया के द्वारा चरखी दादरी में लगाए गए तो कारखानों। लेकिन भाई साहब यहां पे बेनिफिट नहीं हुआ इसको, मजदूरों की सैलरी नहीं दे पा रहा था टाइम पे। उसके बाद मजदूर हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे चले गए तो ये मसला है ये केंद्र सरकार में पहुंचा। और उस समय पे हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? बोलो इसका अधिग्रहण करो, ठीक है, इसको भारत सरकार चलाएगी।
सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1981-82 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो इसको एक बार मैं साइड में, ओहो ये तो गड़बड़ कर देगा भाई यह ना आप एक बार मिटा देवा। ठीक है, और ये मिटा दिया तो एक ध्यान रखेंगे क्या, यह की स्थापना रामकृष्ण डालमिया के द्वारा करी गई थी। ठीक है, कहां पे रहेगा ये, दादरी में। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भाई 1981 और 82 में, 1981-82 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। अधिग्रहण किसके द्वारा, जो हमारी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद भाई सरकार से भी ना दी गई सैलरी मजदूरों की, और ये जो कंपनी है इसको पूर्णतया बंद कर दिया जाता है, इस फैक्ट्री को पूर्णतया बंद। यही आपसे पूछेगा ये पूर्ण रूप से बंद कब हुई, तो भाई पूर्ण रूप से 1996 में इसको कर दिया गया बंद। ठीक है, अब लकड़ी उद्योग मैंने आपसे बताया था काठ की सबसे बड़ी मंडी, और स्वतंत्रता से पहले कहां पे लगती थी, तो वो बताया था आपसे कहां पे, यमुनानगर, अब्दुल्लापुर, यमुनानगर का पुराना नाम। तो लकड़ी ये कहां पे हो जाएगा, तो आप कहेंगे यमुना नगर। उसके बाद टिम्बर उद्योग भी कहां पे हो जाएगा, यमुना नगर। इसके अलावा राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट है, ये आपका कहां पे रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। यूरिया प्लांट कहां पे रहेगा, पानीपत में रहेगा, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी बाहुल्ली में रहेगी, 1998 में स्थापित हुई थी। चमड़े का सबसे बड़ा उद्योग फरीदाबाद में, चमड़े की सफाई जींद में की जाती है। साइकिल का उद्योग आपको पता ही है सोनीपत, लेकिन सोनीपत ना मिले तो हमें जींद को भी टिक कर सकते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं आया। हंटर जीप उद्योग पूछ ले तो वो सिरसा जिले में रहेगा। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग पूछे तो 1984 जो ब्रजमोहन मुंजाल के द्वारा स्थापना की गई थी, दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थित रहेगा। समझ में आया कुछ, तो चलिए प्यारे साथियों, अब वक्त आ चुका है आपसे रुस्तगी लेने का, और जाने से पहले आपको पता ही है फूल मालाओं के द्वारा मेरे को विदा किया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले एक चीज और थी आपके लिए, वो क्या थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, लाइक भी नहीं करते। अरे कम से कम लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, धुआं उठा दो, आग लगा दो, समझ गए। आंतड़ी निकल के बाहर आ जी सी 40 मिनट में मेरी, समझ गए। तो इतना तो कम से कम डेली करवा दिया करो। समझ में आया, कुछ नहीं आया, पर आपको कुछ समझ में नहीं आता, इनको बताओ भाई, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, नाराज मत होइयो। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। बाकी हिंदी की क्लास में सारे प्रेजेंट थे आज तो, है ना, तो उसके लिए तो आपकी तारीफ करनी बनती है। ठीक है, तो इस क्लास में भी आप डेली 8 बजे लाइव होती है, ये 5-7 मिनट ऊपर नीचे आप मैनेज कर लिया करो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा, नए जोश और नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।